फ्रेंड्स, सीएमए सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। कैसे हैं आप सब? होपफुली फ्रेंड्स आप सभी अच्छे ही होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो गवर्नमेंट वैकेंसी आई है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आज जो वैकेंसी आई है फ्रेंड्स, वो वैकेंसी आई हुई है पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से। और इसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है, रेगुलर बेसिस पर आई हुई है, मतलब कि परमानेंट बेसिस पे वैकेंसी है। स्टार्टिंग डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन इज 19th ऑफ September 2025 एंड द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन इज 10th ऑफ October 2025। टोटल नंबर ऑफ सीट इसमें 130 है, जिसमें से कि अनरिजर्व्ड के लिए 54 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 13 सीट है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 35 सीट है, एसटी के लिए 9 सीट है, एससी के लिए 19 सीट है। तो बेसिकली आपको इसमें क्रेडिट मैनेजर, मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2, यानी आपको स्केल 2 में इसमें एब्जॉर्व किया जाएगा। तो जहाँ तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सवाल है, तो हम लोग डिस्कस करें। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें एज के बारे में। तो एज के बारे में उन्होंने बता रखा है कि मिनिमम एज आपका 23 ईयर्स है और मैक्सिमम एज आपका 35 ईयर है। लेकिन इसका जो कट ऑफ डेट है एज का, उन्होंने बता रखा 1 सितंबर 2025, मतलब 1 सितंबर 2025 को अगर आप 35 ईयर्स या उससे बिलो अगर आप हो और आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, तो आप एलिजिबल हो इसमें अप्लाई करने के लिए। हालांकि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करोगे तो आपको अकॉर्डिंगली एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब कि अगर एस टी एस सी से हो तो 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब आप 40 ईयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लाइकवाइज अगर ओबीसी नॉन क्रिमिनल को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब आप 38 ईयर्स को तो भी अप्लाई कर सकते हो। पीडब्ल्यूडी को 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब कि अगर आप 45 ईयर्स के भी हो तो भी आप इसमें एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। और जहाँ तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि इसके लिए अगर आपने ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 60% मार्क्स अगर आपने कर रखा है, और अगर 55% मार्क्स एसटी, एससी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के लिए, मतलब कि आपको 60% मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में। आपने बीकॉम कर रखा है, बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, विथ मिनिमम 60% मार्क्स, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। लेकिन 60% मार्क्स किन्हें चाहिए होगा, तो 60% मार्क्स अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी वालों को चाहिए होगा और ईडब्ल्यूएस को चाहिए होगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो रिजर्व कैटेगरी में, मतलब आप चाहे आप एसटी हो, चाहे आप एससी हो, चाहे आप ओबीसी हो, चाहे आप पीडब्ल्यूडी हो, उस केस में आपका ग्रेजुएशन अगर मिनिमम 55% मार्क्स है तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। या फिर अगर आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या फिर क्वालिफाइड कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, या फिर चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हो, या फिर आपने एमबीए इन फाइनेंस कर रखा है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इसमें एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। और जहाँ तक एक्सपीरियंस का सवाल है, तो उन्होंने बोल रखा है कि आपके पास मिनिमम 3 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। कौन से डोमेन में, तो उन्होंने बता रखा है कि एज अ ब्रांच मैनेजर, या फिर एज अ क्रेडिट अप्रेजल, या फिर प्रोसेसिंग किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में। तो बेसिकली आपने एज एन ऑफिसर अगर किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में अगर आपने काम कर रखा है बेसिकली क्रेडिट डिवीजन में, तो फिर आप इसमें एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। और फिर जहाँ तक पे स्केल का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि आपको स्केल 2 में आपको रुपीज़ 64,820, ये इनिशियल बेसिक पे, इस पे आपको इसमें अब्ज़ॉर्ब किया जाएगा। लेकिन इसके ऊपर जो अदर्स बहुत सारे बेनिफिट्स जो आपको दिया करती है, जैसे कि आपका डियरनेस अलाउंस हो गया, एचआरए हो गया, एलटीसी हो गया, सीसीए, तो बहुत सारे सिटी कैपेसिटी अलाउंस, तो बहुत सारे अदर बेनिफिट जो आपको पे की जाती है ओवर एंड अबव आपको बेसिक, वो सारी चीज़ आपको पेमेंट की जाएगी। और जहाँ तक इसमें प्रोबेशन पीरियड का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि आपका इसमें सिलेक्शन जो होता है, आपको मिनिमम 2 इयर्स तक आपको इसमें सर्व करना पड़ेगा, जिसमें से कि 1 ईयर आपका प्रोबेशन का होगा, यानी प्रोबेशन खत्म होने के बाद आपको एडिशनली 1 ईयर आपको इसमें मिनिमम सर्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर 2 ईयर से पहले अगर इस जॉब को छोड़ देते हो, तो फिर आपका ये जो बॉन्ड मनी है वो रिवोक हो जाएगा। तो बॉन्ड मनी कितना है? उन्होंने बता रखा है कि आपका 3 मंथ का आपको जो ग्रॉस सैलरी जो होगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज़ योर बॉन्ड मनी, तो उतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप 2 ईयर से पहले अगर आप जॉब से अगर रिलीव अगर हो जाते हो तो। एक इम्पोर्टेंट बात इन्होंने बता रखा है फ्रेंड, जो कि आजकल बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये आपके आईबीपीएस के एग्जामिनेशन में ये चीज़ रहते हैं रिक्रूटमेंट में। इन्होंने बोल रखा है कि आपका जो सिविल स्कोर है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है, सिविल स्कोर मिनिमम 650 और अबव होना चाहिए। तो अगर आप 650 से बिलो अगर आपका सिविल स्कोर अगर होता है, तो इन दैट केस आपका कैंडिडेचर जो उसे कैंसल कर दिया जाएगा। और जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसीजर का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि आपके सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होगी, फिर स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद फिर आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उस बेसिस पे फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है, वो ड्रॉ किया जाएगा। और जहाँ तक रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि इसमें आपके इंग्लिश लैंग्वेज 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स, 15 मिनट एलोकेटेड रहेगा। जनरल अवेयरनेस आपका 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स, 30 मिनट एलोकेटेड रहेगा। और प्रोफेशनल नॉलेज, मतलब बेसिकली हम लोग कर रहे हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, इन सारी चीज़ों के नॉलेज की अगर बात करें, तो 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 60 मिनट्स एलोकेटेड होगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हो जाएँगे।
और आपका टोटल नंबर ऑफ मार्क्स भी 100 हो जाएगा और आपका ड्यूरेशन जो है वो 105 मिनट्स का आपका हो जाएगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड आप देखोगे कि इसमें इन्होंने रीज़निंग नहीं बोल रखा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं बोल रखा है। तो बेसिकली ये सारे डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह नहीं बोल रखा है, तो जो थोड़ा जो टफ टफ पार्ट जो होती है, वे सारी बात इन्होंने तो इंग्लिश जो आपका जनरली हुआ करता है वो मैनेजेबल होता है। जनरल अवेयरनेस आपका आप इसके ऊपर डिपेंड और प्रोफेशनल नॉलेज सिर्फ यही चीज़ पूछी जा रही है। तो इसमें अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप मीट करते हो, तो आपके लिए सिलेक्शन की काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, क्योंकि इसमें जो टफ पोर्शन जो नॉन टेक्निकल पार्ट का बनता है, बेसिकली रीजनिंग और मैथमेटिक्स जिसे क्वांट हम लोग बोलते हैं, वे सारी चीज़ जो है इसमें आपके इसके पार्ट नहीं बन रहे, नेगेटिव वे सारी चीज़ आपके जो है बेसिकली वो सिलेबस का पार्ट नहीं बन रहे हैं। और फ्रेंड इन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर दे रखा है, तो आप अपने चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर देख सकते हो, जो भी आपका नियर बाय एग्जामिनेशन सेंटर है, उसे सेलेक्ट करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ी का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि अगर आप एसटी, एससी या पीडब्ल्यूडी हो, उसमें ₹100 प्लस एप्लीकेबल टैक्स प्लस पेमेंट गेटवे चार्ज ये आपसे लिया जाएगा। लेकिन अगर आप अनरिज़र्व्ड कैटेगरी से बिलॉन्ग करें, तो मतलब जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो या फिर ओबीसी हो, तो ₹850 प्लस एप्लीकेबल टैक्स प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस जो है, ये आपसे लिया जाएगा एज़ एन एप्लीकेशन फ़ी। तो फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन राइज़ होती है कि हमें इसमें अप्लाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो मैं आपको बोलूँगा फ्रेंड्स कि अगर आप इसमें एलिजिबल हो, तो आपको डेफ़िनेटली इसमें अप्लाई करनी चाहिए। रीज़न क्या है फ्रेंड कि आप मान के चलो कि इसमें जो इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोल रखा है, बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ये लोग फुलफिल कर पाएँगे। क्योंकि क्वालिफ़िकेशन इन्होंने बोल रखा है कि आपने ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन में कर रखा है, 60% मार्क्स या 55% मार्क्स रिज़र्व कैटेगरी के लिए तो आप एलिजिबल हो। ये तो बहुत कॉमन सा आपका है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। या फिर इन्होंने बोल रखा है कि आपने सीए कर रखा है, सीएमए कर रखा है, सीएफए कर रखा है, बीए इन फाइनेंस कर रखा है, तो आप एलिजिबल हो। लेकिन इसके साथ में इन्होंने एक्सपीरियंस क्लॉज़ जो इन्होंने लगा रखा है कि जो आपके पास एक्सपीरियंस जो होनी चाहिए, वो एक्सपीरियंस सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका एज़ एन ऑफिसर इन अ पब्लिक सेक्टर बैंक जो है, किसी आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक सिर्फ़ उसी में होने चाहिए। ये क्लॉज़ जो इन्होंने बोल रखा है, फ्रेंड ये ध्यान रखिए यहाँ पे इन्होंने शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बोल रखा है, पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं बोल रखा है। पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब सिर्फ़ वही होता है कि आप किसी गवर्नमेंट बैंक में हो तो ही एक्सपीरियंस काउंट होगी, ऐसा नहीं है। इन्होंने प्राइवेट बैंक में भी अगर आपके पास आपने अगर काम कर रखा है 3 इयर्स का, जो कि आपका शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अगर आपका है, बेसिकली तो फिर आप इसमें एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। मुझे लगता है कि इस कंडीशन के कारण मैक्सिमम आप मान के चलो कि जो लोग भी एलिजिबल थे अभी ऑन अकाउंट ऑफ आपका सीए, सीएमए या फिर आपके सीएफए, एमबीए फाइनेंस या आपके बीकॉम बेसिस पर, ये सारे लोग इस बेसिस पे आके फ़िल्टर आउट हो जाएँगे। तो उसके बावजूद अगर कोई पर्सन का कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको डेफिनिटली इसमें अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन होने का चांसेस आपका बहुत ज़्यादा है। सिलेबस बहुत ही मॉडरेट है इसमें, क्योंकि जो मेजर टफ पोर्शन वो भी इसमें नहीं वे लोग पूछ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसमें एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, तो डेफिनिटली यू शुड अप्लाई फॉर इट। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं फिर अपने किसी अगले गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियोज़ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।